नमस्कार। आज हम क्लास 12 से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लैक ओपेरोन जो कि टॉपिक के अंदर आता है, जिसका नाम रहेगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए स्टूडेंट, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी जीन है, इट इज़ पार्ट ऑफ डीएनए, और हमने पढ़ा ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में कि भाई सबसे पहले प्रोसेस होगी रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके कॉपी में कन्वर्ट होगा, अपनी कॉपी बनाएगा। फिर उसके बाद जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए पे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 3-3 का एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और वो ट्रिपलेट एक जेनेटिक कोड का काम करेगा, और वो जेनेटिक कोड हमने पढ़ा ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाता है। तो एक जीन से एमआरएनए और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन होता है। कि कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके कुछ प्रोटीन बनाएगा, वो चीज़ क्या कहलाएगी, जीन एक्सप्रेशन कहलाएगी। फिर हमने स्टूडेंट पढ़ा था म्यूटेशन के बारे में कि अगर जीन एक्सप्रेशन में या जीन में कोई म्यूटेशन आ जाए, जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और इसी प्रकार से अगर जो जीन की रेगुलेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर ना हो, एक जीन प्रॉपरली काम ना करे, तो भी क्या हो सकता है, उसमें म्यूटेशन आ सकती हैं, और म्यूटेशन डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी जो प्रोटीन वहाँ से सिंथेसाइज होगा। तो देखेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम यूकैरियोट्स में देखते हैं कि भाई जीन का जो रेगुलेशंस होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होता है। जैसे देखिए, अगर हम एक प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली एमआरएनए बनाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो हमने देखा था कि यहाँ पर एचएनआरएनए बन रहा था। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि उस आरएनए के अंदर कहीं एक्सोन होते हैं और कहीं पर इंट्रोन होते हैं। उसी एक्सोन और इंट्रोन होने के कारण जो है यहाँ पर क्या होना पड़ता है, रेगुलेशन करनी पड़ती। जैसे हमने पढ़ा था स्प्लिशिंग, कैपिंग, टेलिंग, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, रेगुलेशन करनी पड़ी थी कि भाई उस जीन को रेगुलेट होना पड़ा था, उसको प्रॉपरली काम करना पड़ा था। फिर हमने देखा था उसकी प्रोसेसिंग कराई थी। प्रोसेसिंग का मतलब उसकी स्प्लिशिंग कराई थी, भाई एक्सोन इंट्रोन, जैसे इंट्रोन को हटाया था और एक्सोन को हमने जोड़ा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में देखेंगे ये जैसे एक बैक्टीरियल सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की कोई बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन होती नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ से जो डीएनए से जो एमआरएनए आया वो एमआरएनए ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, कि ये एमआरएनए जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, और इस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम अटैच होके फर्दर प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन। तो और अगला है ट्रांसलेशन लेवल पे। जैसे हमने देखा था कि भाई ट्रांसलेशन पे इनिशिएशन कहाँ से होगी, इलोंगेशन कहाँ से होगी, कहाँ अनट्रांसलेटेड रीजन बचने हैं, तो ये सब क्या होता है, एक जीन का रेगुलेशन होता है। अगर जीन प्रॉपरली प्रोटीन ना बनाए, या मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक मैमेलियन सेल 24 आवर में डिवाइड होती है, वो 24 आवर की बजाय थोड़ा जल्दी डिवाइड हो जाए, उसके जीन क्या है जल्दी जल्दी एक्सप्रेस करने लग जाए, तो क्या होगा, एक अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो जाएगी, जिसे हम ट्यूमर बोलेंगे। और हमारे अंदर जो कैंसर का जो मेन कारण है वो यही है, अनकंट्रोल जीन रेगुलेशन। क्योंकि जब एक जीन अनकंट्रोलली प्रोटीन बनाने लग जाएगा तो उसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, फेलियर ऑफ जीन रेगुलेशन हुआ है। और फेलियर ऑफ जीन रेगुलेशन हमारे ह्यूमन के अंदर कैंसर का मेन कारण है। तो अब हम एक मॉडल एग्जांपल लेकर के, जिसका नाम रहेगा लैक ओपेरोन, उसकी हेल्प से हम पढ़ेंगे कि जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। कि हमारे जीन को, जो जीन प्रोटीन बना रहा है या जो डीएनए प्रोटीन बना रहा है, उसको कौन कौन सी चीज़ रेगुलेट करती है, वो सब हम इस लैक ओपेरोन टॉपिक से पढ़ के डिस्कस करेंगे।
जैसे देखेंगे ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन क्या है, इन बैक्टीरिया मोर देन वन जीन इज अरेंज एंड रेगुलेटेड इन यूनिट कॉल्ड ओपेरॉन। जैसे समझते हैं इस बात को, जैसे हमने पढ़ा था कि सिस्ट्रोन, हमने पढ़ा था सिस्ट्रोन के बारे में। सिस्ट्रोन क्या है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, और स्ट्रक्चरल जीन का मतलब वो जीन जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट होगा या जिसका क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, वो जीन क्या होगा सिस्ट्रोन होगा। और हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो सिस्ट्रोन होता है या जो स्ट्रक्चरल जीन, सिस्ट्रोल इक्वल टू स्ट्रक्चरल जीन, और बैक्टीरिया के अंदर जो सिस्ट्रोन या स्ट्रक्चरल जीन होता है वो कैसा होता है, वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। और पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब होता है कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, कि बैक्टीरिया के अंदर जो सिस्ट्रोन होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन होगा, वो एक से ज्यादा प्रोटीन बनाएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये क्या होता है, ये सिस्ट्रोन होता है, और बैक्टीरिया के अंदर ये चीज होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक। और हम ओपेरॉन पढ़ेंगे। ओपेरॉन क्या है, एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है। क्या है ओपेरॉन, क्या है, एक क्लस्टर ऑफ जीन है जिसमें मोर देन वन जीन की जीन क्लस्टर में है, और ये अरेंज है, अरेंज एंड रेगुलेटिंग इन यूनिट कॉल्ड ओपेरॉन। जैसे देखिए ओपेरॉन क्या है, मैंने बताया एक क्लस्टर ऑफ जीन है। जैसे ये हमारे पास एक लैक ओपेरॉन है। क्या है ये, लैक ओपेरॉन। जो लैक ओपेरॉन होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये जो लैक है इसका मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। और लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है। किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ई कोलाई बैक्टीरिया है और उसको मैं ग्रो करा रहा हूं एक लैक्टोज के मीडियम के अंदर। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, उस लैक्टोज को अपनी सेल तक लेके आएगा, और अगर उस बैक्टीरिया को लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है तो ही नीड एंजाइम, उसको एंजाइम की जरूरत होगी। जैसे मैं रोटी खाता हूं और रोटी में होता है स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक करने के लिए मेरे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स होता है, उसके अंदर टाइलिन एंजाइम है, और वो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च है पॉलीसैकेराइड, तो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से मेरे को अगर लैक्टोज चाहिए है और लैक्टोज को अपनी बॉडी में लेके आना है, तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी इस एंजाइम की, मुझे जरूरत पड़ेगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की, या उस बैक्टीरिया को जरूरत पड़ेगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, ये लैक्टोज जो है ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, और बैक्टीरिया ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि लैक्टोज क्या है, लैक क्या है, लैक्टोज, और लैक्टोज जो है वो ब्रेक होगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम से, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, और बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे रेगुलेशन देखेंगे कि रेगुलेशन क्या चीज है। मेरे पास दो केसेस हैं। मेरे पास पहला केसेस है कि अगर इंड्यूसर नहीं है। अब यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर का काम कर रहा है। जैसे देखिए भाई, मेरे माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज ज्यादा से ज्यादा कब बढ़ेगा, जब मेरे माउथ के अंदर स्टार्च होगा, जब फूड होगा। इसी प्रकार से एक बैक्टीरिया भी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कब बनाएगा, जब उसके पास क्या होगा, उसके पास लैक्टोज इन द मीडियम होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं है, या मैं कह सकता हूं इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और मैंने बात की कि जो लैक ओपेरॉन है ये एक क्लस्टर ऑफ जीन है। जैसे इस क्लस्टर ऑफ जीन में देखेंगे, पी का मतलब होता है कि ये जो जीन है ये प्रमोटर का काम करेगा। आई यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन काम करता है। आई यहाँ पे रेगुलेटरी जीन का काम करता है। कैसे जीन का, रेगुलेटरी जीन का। या आई का मतलब यहां से हम निकाल सकते हैं
ये जीन कैसा जीन है, ये जीन इनहिबिटरी जीन है। कैसा जीन है, इनहिबिटरी जीन है। जैसे देखेंगे हम आइजीन हमेशा ही एक रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर तैयार करता है। ये रिप्रेसर क्या है, ये रिप्रेसर एक तरह का प्रोटीन है। क्या है ये रिप्रेसर, प्रोटीन है। तो जो आइजीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटरी प्रोटीन तैयार करता है, और इसके इनहिबिटरी प्रोटीन जो है, यहां पर एक जीन है जिसको बोलेंगे ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। और ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। कैसा जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। और हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, जो कि जिसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, या ZYA हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चरल जीन क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, कि एक जीन है और वो कई सारे प्रोटीन बना के देता है, तो इसको बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। फिर देखेंगे Z अपना एक एंजाइम बनाएगा, Y अपना एक एंजाइम बनाएगा, A वाला पार्ट अपना एक एंजाइम बनाएगा। ZYA क्या है, कोलेक्टिवली स्ट्रक्चरल जीन है। तो हमने पढ़ा कि हमारे लैक ओपरोन के अंदर प्रमोटर, रेगुलेटरी, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन है, कि जीन की अरेंजमेंट कैसी है, क्लस्टर में है। कैसी है, क्लस्टर में है। सभी अब अपना काम करते हैं। जैसे देखेंगे कि जो इनहिबिटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन है, वो हमेशा ही रिप्रेसर प्रोटीन तैयार करता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन एक तरह से इनहिबिटरी प्रोटीन का काम करेगा। क्या करेगा ये, कि भाई अगर आइजीन रिप्रेसर तैयार कर रहा है, तो ये रिप्रेसर क्या होगा, इट विल बाइंड टू ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग दी ओपेरोन। कि भाई अगर आइजीन रिप्रेसर तैयार कर रहा है, तो ये रिप्रेसर क्या करेगा, जो ZYA स्ट्रक्चरल जीन है, इसकी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ना होने देने का मतलब है कि यहां से कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, यहां से कोई भी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो आइजीन क्या करता है, एक तरह से रेगुलेटरी जीन का काम करता है। वही मेरे कहने की बात है, अगर लैक्टोज बैक्टीरिया के मीडियम में है, तो ये आइजीन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आइजीन नहीं, अगर लैक्टोज नहीं है, तो आइजीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, कोई भी एंजाइम नहीं बनाने देगा। अगर मैं कहता हूं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर मीडियम में लैक्टोज है, इंड्यूसर है, तो ये इंड्यूसर क्या करेगा, जो यहां से इनहिबिटरी प्रोटीन या रिप्रेसर बन रहा था, यहां से जो रिप्रेसर बन रहा था, ये रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। अब इनएक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा और ना ही प्रिवेंट कर पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज हमने पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा और यहाँ पर एंड करेगा। और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे। जैसे ये Z वाला जीन है, ये बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और Y जो है प्रीमेज बना रहा है, और A क्या बना रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो जब लैक्टोज मीडियम में होगा, तो हमने देखा कि बैक्टीरिया क्या बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, क्योंकि एंजाइम को क्या करना है, एंजाइम्स को इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करना है, ताकि ग्लूकोज को बैक्टीरिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके। फिर देखेंगे कि Z जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, जिसका आपने यूज देखा, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज का यूज होता है उस लैक्टोज को सेल तक लाने के लिए, उस लैक्टोज को सेल तक लाने के लिए इन दोनों एंजाइम्स का यूज होता है। तो हमने देखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हमने देखा जब मीडियम में लैक्टोज है या इंड्यूसर है, तो ही क्या हो रहा है, वो जीन अपना अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पे जीन रेगुलेशन का काम कर रहा है। ठीक है, अब जो जीन रेगुलेशन है वो पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकती है और नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकती है। और इस प्रकार से हम, जैसे हमने ये लैक ओपेरन पढ़ा है, इसी प्रकार से हम ट्रिप्टोफैन ओपेरन भी पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार से वेलिन ओपेरन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हिस्टाडाइन ओपेरन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बहुत सारे ओपेरन मॉडल है जिसकी हेल्प से हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। और लैक ओपेरन के बारे में सबसे पहले बताया था फ्रांसिस्को जैकोब और जैक मोनार्ड। ये साइंटिस्ट का इस टॉपिक में आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को जैकोब एंड जैकोब मोनार्ड।
स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड आप मेरे से, जैसे मैं लिंक भेज दूंगा मेरे व्हाट्सएप नंबर का, या उसी लिंक पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और उन क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। स्टूडेंट अब हम टॉपिक करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए जीनोम क्या होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंस होता है जीन के अंदर, डीएनए के अंदर, या भाई जीनोम के अंदर या क्रोमोसोम्स के अंदर, या आपसे पूछ सकते हैं इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो जीनोम का मतलब होता है इंटायर जीन। मेरे डीएनए, मेरी सेल के अंदर जितने भी जीन है, जितना भी डीएनए, जितने भी क्रोमोसोम्स है, वो क्या होता है, उसका मतलब होता है इंटायर जीनोम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार क्वेश्चन मैंने देखा भी था, जीनोम जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद क्रोमोसोम, उसके बाद डीएनए और उसके बाद क्या होगा, जीन। ये सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन बना देगा किसी भी प्रकार से। राइट अपना क्या रहेगा, राइट ये रहेगा। जीनोम सबसे बड़ी चीज़ है। एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है उसको क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं हम, जीन कह सकते हैं। अब देखिए जीनोम भी समझ गए हम। प्रोजेक्ट क्या है, जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है कि जैसे मैं पढ़ता हूँ या हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर, हमारे हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर है। क्या मैं इन बेस पेयर को किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मेरे पास एक कॉपी है, उस कॉपी के अंदर मैं उसको लिख सकता हूँ क्या इन ATCG इस प्रकार से क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? तो इस प्रकार से इसको लिखना, सारे के सारे सीक्वेंस को, सारे के सारे डीएनए को ऐसे नोट करना, ये क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम था। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें 9 बिलियन US$ लगे थे। कितने लगे थे, 9 बिलियन US$ का खर्च आया था। और ये मेगा प्रोजेक्ट है जिसका एम था टू सीक्वेंस एवरी बेस इन द ह्यूमन जीनोम। और ये लॉन्च हुआ था 1990 में और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था। तो इसको कितने ईयर लगे, इसको 13 ईयर लगे थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया था। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। बाद में बहुत सारे जैसे फ्रांस, जापान, चाइना और वेलकम ट्रस्ट ऑफ UK ने इसका साथ दिया। और इन सभी के साथ देने से 13 ईयर में ये मेगा प्रोजेक्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और इस प्रोजेक्ट में 9 बिलियन US$ का खर्चा आया था। अगर स्टूडेंट मैं इस प्रकार से एक पेज पे ऐसे ATCG ऐसे लिखने लग जाऊं और मेरे पास एक बड़ा पेज है और मैं एक पेज पे ये 1000 सीक्वेंस तक लिखूं और उस बुक में मेरे पास 1000 पेज हों, तो ऐसी 3300 बुक लग जाएंगी इस प्रकार से मुझे लिखने में। तो इतनी ज़्यादा बुक जब लगेंगी तो हमने क्या सोचा कि ऐसे सॉफ्टवेयर बनाऊं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाऊं जिनकी हेल्प से मैं आसानी से इनको नोट कर सकूं। जैसे हम आजकल PDF फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो PDF जैसी कुछ चीज़ें बना करके इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम बायोलॉजिकल टूल बोल सकते हैं। और बायोलॉजिकल टूल से याद आया कि हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसे बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि जो हमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देती है, तो वो क्या हो जाएगी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाएगी। आप स्टूडेंट ट्राई करना। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ब्लास्ट है, इसको आप चेक करना। ये एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल है और ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल हमें डीएनए, जैसे हम किसी भी डीएनए का नाम लिख सकते हैं या किसी एंजाइम्स है उसके हमें सीक्वेंस देखने हैं, तो इस साइट से हम उसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। और इसी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वजह से ही हमने क्या बनाया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। और अब देखेंगे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में, तो
साइंटिस्ट ने कुछ गोल रखा था कि भाई जब हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये 4-5 बातें हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जैसे क्या कहा था उन्होंने, गोल में क्या सोचा था कि हमारे अंदर 20 to 25,000 जीन्स होते हैं और हम इन सभी जीन्स के बारे में जानेंगे, ये हमारा गोल था। फिर था डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस, जो मैंने बताई थी कि हमारे अंदर जो 3 बिलियन बेस हैं ATCG है उनका सीक्वेंस को जानना। फिर इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी उनको स्टोर करना, ऐसे इस तरह के डाटाबेस बनाना। एक जैसे एक डाटाबेस है NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। NCBI होता है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इस तरह के कुछ टूल बनाना, इस तरह के डाटाबेस बनाना और उन डाटाबेस में हमने क्या रखना, स्टोर करना इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू बायोलॉजिकल्स। फिर है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, जैसे में राइस है, व्हीट है, हमने इनके भी इनके भी जीनोम प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो इन जीनोम प्रोजेक्ट से अगर हम उनके केमिकल सीक्वेंस को जाने तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें हम हमारी पैदावार को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नॉन ह्यूमन मॉडल भी बनाए, जैसे बैक्टीरिया का बनाया, यीस्ट का बनाया, सी एलेजेंस जो कि एक नेमेटोड है उसका बनाया, ड्रोसोफिला का बनाया, राइस का बनाया। तो इस तरह से अदर ह्यूमन मॉडल्स के भी हमने क्या देखे, जीनोम मॉडल देखे। फिर उनके पास चैलेंज था कि भाई हम एक प्रोजेक्ट तो तैयार कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी क्या होगी, कि क्या मेथड यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। क्योंकि उनके पास सबसे पहले था कि भाई ह्यूमन से सेल्स को आइसोलेट करना, सेल से DNA को आइसोलेट करना और उस DNA के सीक्वेंस को जानना। तो उन्होंने यहाँ पे 2 मेथड का यूज किया। एक मेथड था EST एंड द सेकंड मेथड इज सीक्वेंस एनोटेशन। फर्स्ट मेथड है EST। EST का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ये जो अप्रोच है इसमें उन्होंने क्या किया, नोटेड ओनली दोज सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। कि भाई जो जीन एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस का मतलब आपको पता है कि जो जीन प्रोटीन बना रहे हैं, सिर्फ उनको नोट करना क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वाली टेक्नोलॉजी थी या मेथोडोलॉजी थी। फिर दूसरी जो मेथोडोलॉजी थी वो थी सीक्वेंस एनोटेशन। और सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, एक ब्लाइंड अप्रोच थी। और इस अप्रोच में क्या किया उन्होंने, इंटायर जीनोम ऑफ ए सिंगल सेल को नोट किया। इसमें इंटायर को किया, EST में सिर्फ जो सीक्वेंस एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना रहे हैं सिर्फ उनको किया। फिर भाई ठीक है, हमने एक सेल ले ली, उस सेल से किसी न किसी प्रकार से हमने DNA को भी आइसोलेट कर लिया। अब हमारे पास चैलेंज था कि भाई इस DNA से अलग अलग फ्रैगमेंट किस प्रकार बनाऊं मैं, और इन फ्रैगमेंट से इन जो मेरे पास केमिकल बेस है इनको अलग अलग कैसे करूं। तो स्टूडेंट DNA को क्या करते हैं, एक वेक्टर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ वेक्टर का इस्तेमाल किया, जैसे एक वेक्टर का यूज किया YAC, इसको बोलते हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक यूज किया है BAC, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। स्टूडेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक क्लोनिंग व्हीकल होता है कि मेरे को इसी DNA जैसा ही दूसरा DNA चाहिए है।
तो मैं क्या करूंगा, इस डीएनए को किसी न किसी वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा और वो वेक्टर क्या करेगा, वो वेक्टर इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करके उस डीएनए को डबल कॉपी में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर का यूज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी थी उसमें कौन कौन से वेक्टर का यूज किया था, तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब मैंने इनका यूज भी कर लिया, इनसे कॉपी भी बना ली। अब यहाँ पे रहेगा कि भाई डीएनए बना लिया और अब इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, इन डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट बनाने पड़ेंगे। फ्रैगमेंट बनाने के लिए उसने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। किसका यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को फ्रैगमेंट्स के अंदर कट करते हैं। तो डीएनए के क्या बन गए, यहां पर फ्रैगमेंट बन गए। अब इन फ्रैगमेंट का सीक्वेंस अनोटेशन करना था और इन फ्रैगमेंट की सीक्वेंस अनोटेशन की जो टेक्नोलॉजी दी थी वो दी थी फ्रेडरिक सेंगर ने। तो फ्रेडरिक सेंगर ने क्या दी थी, टेक्निक फॉर सीक्वेंस अनोटेशन। और फ्रेडरिक सेंगर की टेक्निक से क्या कर पाए थे हम, डीएनए से केमिकल बेस का सीक्वेंस एनोटेशन सीख पाए थे। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि हमने जो जीनोम प्रोजेक्ट बनाया है उसकी क्या क्या अचीवमेंट थी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास हैं सम साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 13 ईयर प्रोजेक्ट चला था हमारा, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स आए जब हमने हमारे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया और उनको नोट किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आए। पहला रिजल्ट था द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3.64.7 मिलियन बेस पेयर, या हमने बात की थी 3 बिलियन बेस पेयर। फिर द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस बट साइज वेरी ग्रेटली। देखिए ये कहता है कि जीन के अंदर, जीन क्या है, जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कि भाई मान लीजिए ये एक जीन है और यहाँ पे इस प्रकार से A, T, C, G कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये मान लीजिए एक जीन है, मान लीजिए ये यही जीन है डेस्ट्रोफिन, और इसके अंदर कितने बेस हैं, इस तरह के कितने ATCG हैं, 2.4 मिलियन बेसिस हैं। और एवरेज कह रहा है कि एवरेजली एक जीन के अंदर लगभग 3000 के करीब बेस होते हैं, लेकिन साइज जो है वो किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। तो डेस्ट्रोफिन जो जीन होता है उसके अंदर 2.4 मिलियन बेस हैं। मैंने दोस्तों आपको साइट बताई हैं, ब्लास्ट, बाप्टा, NCBI, इन साइट्स को आप चेक करना, खासकर इसको नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को आप चेक करना और वहां पे आपने डेस्ट्रोफिन को सर्च करना, तो आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो और आपने ध्यान भी रखना है कि डेस्ट्रोफिन के अंदर सबसे ज़्यादा 2.4 मिलियन बेस होते हैं। ये बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। फिर दोस्तों हमने शुरुआत में तो सोचा था कि हम 20 से 25 हज़ार जीन को हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास जो आउटकम आई, जो रिजल्ट आया, और हमने देखा कि हमारे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर या ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, और बताया कि ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर सेम इन ऑल पीपल, कि आपका, मेरा और सभी ह्यूमंस का क्या है 19.9% जो है जीनोम वो सेम है, सिर्फ 0.1% जो है वही डिफर करता है। और जो 0.1% डिफर करता है, इसी से ही हमारा अगला टॉपिक बनेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो आप में और मेरे दूसरों के अंदर क्या है एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। फिर अगली बात कही कि लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स, कि हमारे अंदर, मेरे सेल के अंदर जो जीनोम है उसमें जो भी जीन है सिर्फ 2% जीन ही जो है मेरे जीनोम के
प्रोटीन बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। फिर है रिपीटेड सीक्वेंस मेक लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, कि भाई ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस प्रकार से ATCG, ATCG, TACG कुछ भी मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से। तो ये जो सीक्वेंस है यही जो है बार बार रिपीट होके, बार बार रिपीट हो करके मेरा ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बना रहे हैं। तो इनको बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस, या VNTR भी बोल सकते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कह सकते हैं। फिर क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, जो क्रोमोसोम फर्स्ट है उसके अंदर 2968 जीन है जो कि सबसे ज़्यादा हैं, और क्रोमोसोम Y के अंदर 231 जीन है जो सबसे कम है। यहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो है बेस ATCG और ये है क्रोमोसोम्स के अंदर कितने जीन हो सकते हैं, और वो चीज़ है कि जीन के अंदर कितने बेस हो सकते हैं। फिर साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डिफरेंस एग्जिस्ट। तो इन सिंगल बेस डिफरेंस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसको बोलते हैं SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट द DNA लेवल, कि आपके और मेरे DNA में किस प्रकार से डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। देखिए ये मान लीजिए एक लड़की है शीतल, उसका सीक्वेंस है, और ये एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, मान लीजिए ATCTTCCG, ये एक सीक्वेंस है, लड़की का नाम है मधु। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, C है, तो यहाँ पर एक सिंगल बेस डिफरेंस एग्जिस्ट हुआ है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसी ऐसी हमारे अंदर 1.4 मिलियन लोकेशन है जहाँ पर ये बेस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। और जब ये बेस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या इसे हम SNP भी कह सकते हैं। और जिसकी हेल्प से हम दिस हेल्प अस टू फाइंडिंग क्रोमोसोम लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस। आप इसको नोट कर लीजिए।